हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं ऐसा कुछ तरीके के बारे में बात करना चाहूँगा जिससे कि आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन इज़ डायरेक्ट इक्विटी। डायरेक्ट इक्विटी का मतलब है, अगर आप डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है, आपके पास अगर ट्रेडिंग अकाउंट है, आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू अगर कोई शेयर को बाई करते हो तो वो शेयर डायरेक्टली आपका डीमैट अकाउंट में आके स्टोर हो जाएगा। तो यही बेसिकली होता है डायरेक्ट इक्विटी। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसका कोई एक प्रोज एंड कॉन्स है। तो आपको अगर डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका प्रोज एंड कॉन्स आपको जानना ही पड़ेगा। इसका पहला प्रोज है कि इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस है या फिर जो परसेंटेज है ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बस आपको ब्रोकर को जो ट्रेडिंग फीस या फिर जो बेसिक फीस आपको देना पड़ता है सिर्फ वही देना होता है। और इससे क्या होता है, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको और कोई एक्सपेंस होता नहीं है, जिससे कि आपका प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है अगर आप सही शेयर में इन्वेस्ट करें तो। और सेकंड चीज़ जो है, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और इसके ऊपर अच्छा खासा जानकारी रखते हैं, आप इसके बारे में और ज़्यादा जानने का कोशिश करते हैं, तो आफ्टर 6 ईयर या फिर 10 ईयर आप इसको एक एज ए परमानेंट करियर ऑप्शन के भी सोच सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी में क्या होता है कि अगर आप मार्केट के साथ 6 साल 10 साल 15 साल तक जुड़े रहेंगे और अगर आप बारीक से बारीक चीज़ को अगर आप देखेंगे कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे क्या करना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या होता है। और आप आपका ये नॉलेज को और एक्सपीरियंस को यूज़ करके आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो टू ग्रो देयर मनी। इसमें जो सबसे बड़ा कॉन्स है दैट इज़ रिस्क। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो रिस्क होता है ये 100% होता है। मतलब अगर आप कोई एक शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो उसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि उसका प्राइस पूरा गिर जाए, मतलब ये अप टू 100% ही गिर सकता है। तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में आ रहे हो तब आपको पढ़ाई लिखाई डेफिनेटली करना चाहिए, आपको मार्केट के बारे में जानकारी रखना चाहिए और मार्केट में कैसे क्या चल रहा है। और अगर आपको सही से नहीं पता है तो आप कोई म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए, कोई ईटीएफ की तरफ जाइए, कोई इंडेक्स फंड की तरफ जाइए, या फिर और भी जितने ऑप्शन है आप उसके तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपको उस कंपनी और उस कंपनी के शेयर के बारे में अगर पता है और अगर आप डाइवर्सिफाई करना जानते हैं, देन फॉर श्योर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पॉइंट नंबर टू इज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, अगर आपके पास एडिक्वेट नॉलेज या फिर टाइम नहीं है तो आप किसी और एक्सपर्ट टीम को आप दे सकते हैं आपको पैसे को मैनेज करने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, आप जितने में पैसा देते हो, चाहे ये वन टाइम हो या चाहे ये एसआईपी में आप पैसा दे रहे हैं, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर आप पैसा दे रहे हैं, तो आपके पैसे को डिफरेंट सेक्टर का डिफरेंट स्टॉक में उनके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। इसका भी रिटर्न बहुत अच्छा खासा ही आता है। म्यूचुअल फंड दरअसल बहुत तरीके का होता है, एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। अंडर ओपन एंडेड और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड टाइप्स है। इक्विटी लिंक्ड स्कीम हो सकता है, बैलेंस्ड हो सकता है, डेब्ट फंड हो सकता है, मनी मार्केट का हो सकता है। और अंडर द क्लोज एंडेड के अंदर आता है फिक्स्ड मैच्योरिटी है, कैपिटल प्रोटेक्शन है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड का ऑप्शंस अभी अवेलेबल है इन इंडिया। पॉइंट नंबर थ्री इज ईटीएफ, व्हिच इज ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में दरअसल एक बास्केट ऑफ स्टॉक होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है सीएनएक्स निफ्टी या फिर बीएसई सेंसेक्स को। अभी तक ईटीएफ का जो रिटर्न देखा गया है वो बहुत अच्छा खासा ही है। तो अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत कम है बट रिटर्न कंपेरेटिवली ज़्यादा है। पॉइंट नंबर फोर इज इंडेक्स फंड। जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ईटीएफ के बारे में, इंडेक्स फंड भी नियरली सेम ही है। ईटीएफ और इंडेक्स में अंतर यह है कि ईटीएफ में जो भी आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो वो शेयर का कितने परसेंट एलोकेट होगा वो डिपेंड करता है कि इंडेक्स में उसका वेटेज कितना है। और इंडेक्स में क्या होता है, एग्जैक्टली सिमिलर फैशन में इन्वेस्ट होता है, बट बेसिकली इसमें जो ज़्यादा अंतर है कि टैक्स लायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट पर्पस क्या है। मतलब अगर आपको फॉर रिटायरमेंट पर्पस अगर इन्वेस्ट करना है, देन आई विल जस्ट सजेस्ट यू टू गो फॉर द इंडेक्स फंड। एंड आपको अगर लॉन्ग टर्म गेन के लिए जाना है देन यू कैन गो, या फिर आपको ट्रेडिंग के लिए जाना है आप ईटीएफ के साथ जा सकते हो। और टैक्स लायबिलिटी में क्या है, ईटीएफ से जो इनकम आपको आएगा इसमें इसके ऊपर आपको जो टैक्स लगेगा दैट्स लिटिल बिट लोअर इन कंपैरिजन विद द इंडेक्स फंड। क्योंकि इंडेक्स फंड से आपके जो पैसा आता है उसको लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। पॉइंट नंबर फाइव इज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ये होता है, जैसे कि हम लोगों को दिखाई देता है कि गूगल का बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, फेसबुक का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, गूगल सर्च यूज़ करते हैं, हम लोग डेली लाइफ में व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, या फिर एप्पल का और कोई मोबाइल यूज़ करते हैं, सैमसंग का मोबाइल यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली हमें से बहुत किसी को लगता ही होगा कि अगर ये सब कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा जो बढ़ने का चांसेस है वो बहुत बढ़ जाता है और बहुत जल्दी भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये टेक कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो इन दैट सिनेरियो आप क्या कर सकते हो, ये तो इंडियन मार्केट में लिस्टेड है नहीं, तो उस कंट्री में जाके आप उस कंपनी को खरीद सकते हो। जैसे कि अगर आप यूएस में जाएंगे तो आप अल्फाबेट का शेयर खरीद सकते हैं,
आप एप्पल का शेयर खरीद सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकते हो, बहुत सारा ऐसा टेक कंपनीज है जिसका शेयर आप खरीद सकते हो। ऐसे भी और भी बहुत सारा कंट्री में जाके आप बहुत सारा कंपनीज को आप खरीद सकते हो। तो ये भी एक अच्छा खासा जरिया है टू मेक योर मनी इन द लॉन्गर टर्म। बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, देन आपको कुछ बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। डॉलर रुपी फैक्टर को भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके डॉलर रुपी का जो भी फ्लक्चुएशन होगा वो कैसे इम्पैक्ट करेगा आपका इन्वेस्टमेंट में, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो लेट्स से $100, उसके बाद अगर शेयर का भाव हो जाता है 140, तो डेफिनेटली आपको 40% का अप्रिशिएशन तो आ गया, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर रुपी डॉलर में अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गया तो ये एक नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। तो इसको भी आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 इज यूलिप। यूलिप का फुल फॉर्म है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। बेसिकली ये इंडिया में बहुत पॉपुलर एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसका कॉम्बिनेशन होता है कि एक इंश्योरेंस प्लस उसके साथ एक इन्वेस्टमेंट को भी बेचना। नॉर्मली हम इंडियंस का एक माइंडसेट होता है, अगर हम लोग किसी चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं तो उससे रिटर्न आना चाहिए। तो इसके लिए इंडिया में ये यूलिप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि यूलिप में होता क्या है, अगर आप एक एक्स अमाउंट दे रहे हैं फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स, उसके बाद अगर आपको उस इंश्योरेंस का कोई ज़रूरत नहीं आया तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा। तो ये जो आपको जो रिटर्न दिया जाता है, बेसिकली इसका एक मेजर पोर्शन इन्वेस्ट किया जाता है इन द स्टॉक मार्केट। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक ख़राब ऑप्शन है, क्योंकि कभी भी आपका इंश्योरेंस और आपका इन्वेस्टमेंट को एक जगह नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको कोई म्यूचुअल फंड में या फिर डायरेक्ट इक्विटी में या फिर और कोई माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और सेकंड जो कौन है, दैट इज यूलिप के थ्रू जो भी कवरेज हम लोगों को मिलता है दैट इज नॉट एडिक्वेट। अगर कभी भी इसको जरूरत पड़े तो जितना हो सके आप यूलिप को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 7 इज हेज फंड। हेज फंड ऐसा एक सेफ गार्ड प्रोसेस है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसको यूज़ करते हैं जो भी HNIs है या फिर जो वेल्दी फैमिलीज़ है, जो बैंक्स हैं, वो लोग। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई एक शेयर खरीद रहे हैं, XYZ शेयर, आपको लग रहा है कि वो शेयर आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट इन ए शॉर्टर टर्म अगर वो शेयर में एक टेक्निकली लगे कि वो 15-20% करेक्ट हो सकता है, टू मिटिगेट दैट लॉस वो लोग क्या करते हैं कि एक कभी कभी शॉर्ट बिल्ड कर देते हैं या फिर बहुत सारा हेजिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। तो इससे आपका जो भी कैपिटल वाइप्ड आउट होने का चांसेस था फॉर ए टेम्पररी बेसिस वो नहीं होना देते। बट अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी आप हेज फंड की तरफ मत जाइए, क्योंकि हेज फंड का जो फीस होता है बहुत ज़्यादा होता है। और बेसिकली एक हेज फंड के लिए जितने भी कॉर्पस चाहिए होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट अगर आप एक HNI हैं या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा है, देन आप हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज व्हिच इज ऑल्सो नोन एज PMS। PMS में बेसिकली ये होता है कि कोई एक इंडिविजुअल का जितना भी पैसा है उस पैसे को कोई एक इंडिविजुअल या फिर टीम ऑफ इंडिविजुअल जिनको मार्केट के बारे में अच्छा खासा पता होता है वो इन्वेस्ट करते हैं इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लोग PMS का ट्रेंड देखेंगे तो पिछले कुछ एक साल से PMS बहुत अच्छा कर रहा है इन इंडिया, और PMS का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बट टू इन्वेस्ट इन PMS बहुत सारा PMS का कुछ मिनिमम टिकट साइज होता है। जैसे कि इंडिया में ज़्यादातर PMS मांगते हैं कि मिनिमम 25 लाख रुपीज़ उन लोगों के पास रखना पड़ेगा फॉर ए टाइम पीरियड दैट इज डिफाइंड बाय द PMS। अगर आप PMS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये सब क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटे को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को आपका फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलीग के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।